आज उनकी हेडक्वार्टर में तलबी हुई थी। उनकी टीम 3 हिस्सों में बँट गई थी। एक टीम बलूचिस्तान में करेगी, दूसरी मैवरिक के लिए। मैवरिक वाली टीम में सारे लड़के थे, जबकि बलूचिस्तान की टीम को एक लेडी असिस्टेंट डायरेक्टर थ्रू मॉनिटर्स और रिपोर्टिंग अटेंड कर रही थी, और 2 और कैप्टन लड़कियां थीं। उसके अलावा मेजर आस के अंडर टीम में अहम किरदार नीलम का था। उनकी टीम में नीलम के अलावा मैम बशरा थी। बाकी सब मेल एजेंट से। ऑफिशियल मीटिंग के बाद उनके ग्रुप लीडर ने मीटिंग रखी थी। ग्रुप लीडर तो मेजर आस ही था। तमाम लाहे अमल उनके कोश गुजार करके उससे कराची जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते और रूट चुने थे। मैम बशीरा, एजेंट अनस और कैप्टन हमजा, आप तीनों की पीआईए की टिकट्स हैं। आप 3 दिन बाद आएंगे। अपार्टमेंट परफेक्ट रेडी है, कराची और बलूचिस्तान दोनों का। और एक और बात, सब इस मिशन में एक दूसरे के साथी हैं। एक दूसरे की हिफाजत भी हमारे अवलीन मकासद में से एक है। दुश्मन का वार जितना मर्जी सख्त और जानलेवा भी क्यों ना हो, हमारा जवाब एक ही होगा कि हम कुछ नहीं जानते। सारी टीम एक कोर्स से बोली थी, सवाई नीलम की। ये उसका पहला तजुर्बा था और वो इनका तरीकाकार नहीं जानती थी। हमारे न्यूक्लियर हथियारों की जासूसी के लिए अमेरिका हर साल $30 बिलियन इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सबसे ज़्यादा अमरीकी जासूस उतरते हैं। और जब ये आईएसआई के हाथों पकड़े जाते हैं तो अमेरिका मीडिया पर यह शोर मचा देता है कि हमारे स्याह पाकिस्तान से गायब हो चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है मैवरिक भी इस साजिश की एक कड़ी है। सब खामोशी से उसे सुन रहे थे। नीलम के रोंगटे खड़े हो गए कि वो सब कैसे मौत के मुंह में हाथ डालने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें ना ही कोई खौफ महसूस हो रहा था, ना ही किसी किस्म का डर, बल्कि वो सब पुरजोश नजर आ रहे थे। टीम M2 रवाना होते ही मुझे इन्फॉर्म करेगी। मैं और कैप्टन नीलम कल निकलेंगे। उसने नीलम की जानिब देखा नहीं था। वो सबसे मुखातिब था। जब मीटिंग रूम में नीलम की सिद्धि आवाज़ उभरी, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो टूर पर जाने को उसे प्रपोज कर रहा हो। एक्चुअली सर, नीलम चाह रही है कि वो हमारे साथ आज ही चली जाए, मगर जो आपको मुनासिब लगे। मैम बशरा ने बर वक्त बात संभाली। नीलम ने पहलू बदला। सबके चेहरों पर कुछ इत्मीनान उभरा था। एनीवेज मिस नीलम, मिशन की किसी मोड़ पर तनहा नहीं रहेंगी। इनकी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मेरे साथ ही रहेंगी। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आस्क फ्रीली। उसे तमाम ऑफिसर्स का एक दायराना निगाह डालते पूछा। सब अपनी नशिस्तें छोड़ चुके थे। मीटिंग बर्खास्त हो चुकी थी। कैप्टन नीलम ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। वो अपने रूम में गुस्से से भरी पहले की गई पैकिंग को ही खोलकर जाने क्या करने में मगन थी। जब दरवाजे पर हल्की से दस्तक देते मैम बशरा अंदर आई। नीलम उन्हें देखकर कदरे हैरान हुई। वो सब अपने ओहदे के हिसाब से उसके लिए कुछ ज़्यादा ही नरम और ख्याल रखने वाले साबित हो रहे थे। शायद इसकी वजह ये थी कि वो उनकी तरह कैप्टन का ओहदा तो इस्तेमाल कर रही थी, मगर उसके फ़राइज़ से अनजान थी। उससे वो मेहनत नहीं करना पड़ी थी जो एक आम इंसान को फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करने को करनी पड़ती है। उसके टेस्ट मिशन के मुताबिक थे। उसकी ट्रेनिंग भी उससे आर्मी का कोई बाउंड भी साइन नहीं करवाया गया था। एक ही एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो भी बतौर सिविलियन। उस इदारे का नाम इसलिए दिया गया था कि उन्हें रिकॉर्ड चाहिए था प्रेजेंट करने को, और एक अनजान लड़की की मदद कुछ मुश्किल भी खड़ी कर सकती थी। आप? नीलम ने कपड़े समेट कर सिंगल बेड को साफ किया। देखने आई हूँ कि आजकल एक प्यारी सी लड़की का मिजाज बहुत गर्म रहने लगा है। उन्होंने अपने शाइस्ता लहजे में कहा। इतनी मीठी आवाज़ से उनकी कि नीलम दीवानी हो जाती थी। अभी भी उसका गुस्सा हवा हो चुका था। बैठ जाए ना प्लीज़। उन्हें खड़े खड़े बात करते देखकर और मुस्कान सजाते बोली, बाहर का एक राउंड लगाना था, सोचा कैप्टन नीलम की कंपनी अच्छी रहेगी। नहीं, ज़रूर चले। वो पुरजोश से आगे बढ़ने लगी। इसे तो समेट ले। मैम बशरा ने बिखरे कपड़ों की तरफ इशारा किया। ओह! वो वापस पलटी, जल्दी से सब बैग में ठूँस दिया। मैम बशरा ने उसके पहुँच पाने पर एक लंबी सांस ली। 5 मिनट बाद वो लोग कॉलोनी से निकलकर ग्राउंड की तरफ आ गए। कैप्टन नीलम, आपको पता है कि जब इंसान किसी मकसद के लिए सालों मेहनत करे और कोई एक ही झटके में आपकी सारी तगोदो, सारी मेहनत पर पानी फेर दे, तो कितनी तकलीफ होती है। मैम बशरा की नजरें घास पर थीं। नीलम ने नासमझी सुने देखा। तकरीबन 1 साल होने को आया है जब मेजर आस को ये मिशन दिया गया था। 7 माह की अनथक मेहनत से वो छोटे मोटे अड्डू से छोटे साहब के जरिए डेक और फिर एमाज तक पहुंचे। वो शख्स अपनी एक खास सीम के अलावा अपने लिए काम करने वाले किसी बंदे के सामने नहीं आता। मेजर आस से उसके प्लाजा में लंच किया, उससे मीटिंग की। वो उस शख्स का भरोसा काफ़ी हद तक जीत चुके थे। ब्लैक स्टार, जिसके बारे में एजेंसियों में मशहूर है कि वो कुत्ते से भी ज़्यादा जल्दी दुश्मन की बू सूंघ लेता है,
वो मेजरास के जाने कितने रूप देखकर भी पहचान न सका। मेजरास को लगा वक्त करीब आ गया है, वो वक्त जिसके लिए 10 साल उन्होंने इंतजार किया। 10 साल का एक एक सेकंड अपने आप को ये बावर करवाते गुजारा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, दहशतगर्दी का खात्मा। और फिर क्या हुआ, एक दिन एक लड़की को हमारे मिशन का पता चल गया। उससे मेजरास और अनस के घर में मंशियात देख ली थी। मेजरास से उस लड़की को खौफजदा करके चुप करवाने का इरादा किया, मगर वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ब्लैक स्टार की हद चढ़ गई। असल मसला अब शुरू हुआ था। नीलम ने उनका चेहरा देखा, वो रुक गई थी। मैं बशरा भी ठहर गई। जैकेट की पॉकेट्स में हाथ डालते उन्होंने नीलम के हैरान कुन चेहरे को देखा। तुम्हें पता है तब उन्होंने क्या किया? रिपोर्ट पेश की और उसमें अपनी और अनस की गलती तस्लीम कर ली। अब मेजर आज से उस लड़की को बचाने का फैसला किया। इसके लिए उन्हें अपनी 1 साल की मेहनत दांव पर लगानी पड़ी। वो सब गंवाना पड़ा जिसके लिए वो 10 साल से लड़ते आ रहे हैं। सब कुछ हम सब के लिए एक बड़ी परेशानी थी। एक जान बचाने को हमारे लीडर ने पूरा मिशन डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एक जान, जबकि ब्लैक स्टार हजारों जानें ले चुका है, बल्कि लाखों। वो खामोश हो गई। हाँ हम, वो गड़बड़ा गई। अगर आज हम दोबारा से वहीं आ खड़े हुए हैं जहां से चलना शुरू किया था, सिर्फ आपकी वजह से। वो एक साफ और पुरइत्माद हाथों थी। क्या मेजराज ने कभी आपको ये बात जिताई? नीलम का सर झुका हुआ था। गलत तो नहीं कह रही थी वो। हमें वो हार नहीं उठाना चाहिए था। उससे कोई एतराफ़ किया। आपने वो हार क्यों उठाया था? हमें समूर्त बहुत पसंद है। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। शर्मिंदगी उसके झुके सर से वाज़ा थी। और अगर कोई आपकी ये कमज़ोरी ख़त्म करना चाहे, जिसकी बिना पर एक बड़ा मिशन तबाह हो गया, आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। आप एक दहशतगर्द की नज़रों में आ गई, तो आप उसको 10 बातें सुनाना आए, उसे बेहिस कह डालें, जिससे आपकी जान बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के 10 साल की मेहनत ज़ाया कर दी। आपके लिए आर्मी चीफ आईएसआई के डायरेक्टर तक से दरख्वास्त की। उससे बेहिस कहते आपने कुछ सोचा? नहीं सोचा होगा। मेजर आज सही कहते हैं, आप बहुत जज्बाती हैं। आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती। वो अब फुल फॉर्म में आ चुकी थी। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, इसीलिए पता है मुझे। मेजर आज से आपकी शिकायत नहीं की। एक बात याद रखिएगा कैप्टन नीलम इब्रार, जैसे एक ही अमल पर बार बार खुश नहीं हुआ जा सकता, वैसे ही एक ही मंजिल पर बार बार दुखी भी नहीं हुआ जा सकता। हम पहली बार बहुत हर्ट होते हैं, फिर अगली बार थोड़ा कम, फिर और कम, और एक वक्त आता है कि हमारी आंख उस मंजर की आदी हो जाती है। फिर दिल वो दर्द महसूस नहीं करता जो पहली बार में हुआ था। यही फॉर्मूला आप पर अप्लाई करना चाहा था मेजर आज से, मगर अफसोस। वो लंबी सांस लेते खामोश हो गई। नीलम उन्हें कह नहीं सकी कि कुछ मंजर जितनी बार मर्जी दोहराऊं, दर्द पहली बार जैसा ही होता है। उसमें कोई कमी पेशी नहीं होती। बहुत रात हो गई है, कल हमें निकलना है। वो कहकर उल्टा घूम गई। वो वापस जा रही थी जब नीलम अपनी सोचों से निकलती तेजी से उनके पीछे भागी। मैम बशरा, मैम, आई एम सॉरी। बिलाखिर वो उन तक पहुंची गई। इस सॉरी के हकदार मेजर आस हैं। वो जुमले के इख्तिताम में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। कैप्टन नीलम इब्रार वहीं रह गई थी। हम इतने बुरे क्यों हैं? हमारी वजह से सब हर्ट होते हैं। वो दिल गिरफ्तार सी ग्राउंड की घास पर रस्से में ही बैठ गई। चांद उसे देखकर मुस्कुराने लगा। पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। ये सब कैसे मुमकिन है? या अल्लाह, इस ख्वाब से आंखें खोल जाए। गुड़िया, कितना वक्त गुजर गया था, किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा था। वो रो रही थी, वो रोना चाहती थी, तभी वो रो रही थी। उसका जो दिल चाहता था वो करती थी। कभी दिल की आवाज़ को दबाया नहीं था, उससे कभी जाम की परवाह नहीं की थी। हमारी वजह से मेजर आस का मिशन खराब हो गया। मैम बशरा सही कहती हैं कि हम बहुत जज्बाती हैं। उसे अभी अपने आप से बहुत शिकवे करने थे। मैम बशरा, अनस और हमजा एक टीम की सूरत कराची में दाखिल हो रहे थे, जिनके पासपोर्ट ये शो करते थे कि वो अंदरूने और बैरूने मुल्क आते जाते रहते हैं। मंसूबे के तहत उन्होंने कराची के क्लब में, जहां यंगस्टर्स की तादाद अक्सरियत में पाई जाती थी, वहां की मेंबरशिप हासिल करनी थी और असली की स्मगलिंग के लिए काम करना था। इतलात के मुताबिक उस क्लब में कोई खुफिया तहखाना है जहां से असले की स्मगलिंग भी होती है, और ये काम मैवरिक का है, जबकि कैप्टन हमजा और एजेंट अनस से एमास के बिजनेस का हिस्सा भी बनना था। वो लोग जा चुके थे। कैप्टन नीलम और मेजर आस हेलीकॉप्टर के जरिए कराची पहुंचे थे। अपार्टमेंट का रास्ता घंटे तक का था। वो होशी से ड्राइव कर रहा था जब नीलम ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची।
टाइगर। वो थोड़ा-सा घूमकर रुख उसकी जानिब करते बोली। उसकी खामोशी पर वो लब काटने लगी। वो इतना संजीदा और उखड़ा हुआ था कि नीलम की हिम्मत जवाब देने लगी। 10 मिनट की मज़ीद ड्राइव के बाद वो एक आम से इलाके में दाखिल हुए। कार को मेन रोड पर ही पार्क करके वो तंग-तंग गलियों से गुज़रते एक बोसीदा से दरवाज़े पे आ खड़े हुए। उनको रुके 1 सेकंड ही हुआ था कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर दाखिल हुए, जहाँ उनका एक बंदा पहले से मौजूद था। मेजर आस को सलूट किया। एज 57। मेजर हाथ से घड़ी उतारते पूछा। वो लोग लंबी राहदारी से गुजरे थे, अब बुलेट प्रूफ वॉल के सामने खड़े थे। मेजर हाथ से कोट लगाया, दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों अब भी कोड वर्ड्स में जुमलों का तबादला कर रहे थे। नीलम की मौजूदगी को फरामोश कर दिया था। उनका साथी अंदर चला गया, जबकि मेजर हाथ शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर स्लीवलेस फोल्ड करने लगा। ढीले ढाले अंदाज से सोफे पर गिरते उससे कान में लगे एयरफोन के जरिए किसी को मुखातिब करते अपनी पहुंच जाने की इत्तला दी और उन्हें कोड वर्ड्स को दोहराया जो कुछ देर पहले उसका साथी बोल रहा था। कैप्टन नीलम अब इन बारीकियों को नोट करने लगी थी। मेजर आस। वो आंखों पर बाजू रखे आधा लेटा हुआ था जब नीलम ने पुकारा। प्लीज कैप्टन नीलम, अब मुझ जैसे बेहिस और जज्बात से आ रहे इंसान से मुखातिब ना हो तो बेहतर है। तल्ख सा जवाब आया था। आपको पता है ना हम कितने बेवकूफ़ हैं और जज्बाती भी। उसका जुमला मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया गया। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी रकम थी। आप आज मुझे बता ही दें कि मेरा कसूर क्या है। कौन सा जुल्म किया है मैंने आप पर, जिसकी बिना पर मुझे हर बार संगदिली, बेहिसी, बेमुरवती का ताना मिलता है। आज आप जहां भी हैं अपनी वजह से हैं मिस नीलम इब्रार। आपको कहा था चली जाएं वापस अपनी दुनिया में। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद, मत करें ये एहसान। मगर आपने क्या किया? मेरे लाख मना करने के बावजूद एग्रीमेंट साइन कर दिया। खुद का जान बूझकर खारदार पथरीले रास्तों का राही बना लिया। और जब कुछ न बन पाया, बर्दाश्त कम हो गई तो सारे इल्जाम बहुत ही जज्बाती अंदाज में मेरे सर डाल दिया। आप बताएं मेरी गलती क्या है? मैंने कहा था कि मेरी मदद करें। मैंने कहा था कि मिनहाज के खीरे उठाएं। मैंने कहा था कि इस मिशन में मेरा साथ दें। वो तो जैसे फट पड़ा था। हम मानते हैं हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मगर आपके लिए कर रहे हैं। लाखों ढेट मरे होंगे तो नीलम इब्रार का जन्म हुआ होगा। आपका मसला पता है क्या है? खुद को बहुत आला चीज तस्वुर करती हैं। आपको ये गवारा नहीं कि हार तस्लीम कर लें। मान लें कि मैं आपको रिजेक्ट कर चुका हूं। आपको क्या लगता है कि हर इंसान ज़ाहिरी हुस्न पे जान दे बैठता है? तो मुझसे मिले, मेजर आस आलम से। पाक फौज का हिस्सा बने। इन 10 सालों में हजारों हसीन चेहरे देखे हैं, बहुत करीब से। आपसे भी ज्यादा हसीन और खूबसूरत। राज उगलवाने के लिए दुश्मन कितने ऊंचे कटकंडे अपनाता, उसका अंदाजा भी नहीं कर सकती आप। जिस तरह आप मुझ पर फिदा हो बैठी थी, मुझे तो यही लगा कि यकीनन किसी दुश्मन की भेजी गई हसीना है। वरना एक आम लड़की कभी अपने वक़ार और इज्जत नफ्स को बलाए ताक रखे इतनी बेपाक इज़हार नहीं करेगी। मैंने आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और अफसोस का मुकाम था जब मुझे पता चला कि आप एक आम पाकिस्तानी शहरी हैं। कोई लड़की इतनी लापरवाह भी हो सकती है कि अपने घर वालों की फिक्र किए बगैर सिर्फ एक शख्स की चाह में अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही है। अगर आप ये कहती कि ये सब आपने पाकिस्तान के लिए किया, उस मुल्क के लिए किया जहां दहशतगर्द अपने मुतालबात के लिए बच्चों को निशाना बनाते हैं, उन लोगों के लिए किया जो आप भी अपनों के झुलसे जिस्म याद करके कपकपा जाते हैं, तो मेरी नज़र में आपकी कदर कितनी होती आप सोच भी नहीं सकती। मगर अफसोस, आप सब अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रही हैं। आज उससे कोई लिहाज नहीं रखा था। वो सब कह दिया था जो वो उसके लिए महसूस करता था। नीलम का चेहरा नीला पड़ चुका था। वो खामोश खड़ी थी। आंसू रोकने की तकतों में उसके जबड़े तक पकपाने लगे थे। मेजराज से उसका रद्द अमल नहीं देखना था। तभी वो मजीद कुछ कहे बगैर अंदर आतारी में गुम हो गया। आ, 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 उसके लब थरथराए। अगले ही लम्हे वो दोनों हाथों की हथेलियां होंठों पर रख के अपनी सिस्की को गला घोंट रही थी। अपनी चीखें दबाने के चक्कर में वो दूरी होती जा रही थी। जज्बा कोई भी हो, अगर शिद्दत इख्तियार कर ले तो इसी तरह सिसकाता है, रुलाता है। इस्लाम में म्याना रवि का दर्ज दिया गया है, मगर ये म्याना रवि महज घरेलू खराजात की बजाय जज्बों में भी इख्तियार करनी चाहिए। कोई भी जज्बा अगर कम हो तो तशनगी रह जाती है, ज़्यादा हो तो प्यास और बढ़ जाती है। फिर दुनिया के साथ समंदर भी ये प्यास नहीं बुझा पाते। इश्क नचावे नाच अनोखा, मैं हंस हंस रोंदी जावां। अमदाद बलूच की कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ती जा रही थीं। जिन तंजीमों से उससे राब्ते अस्तावर कर रखे थे, एजेंट अनस की उन पे खास नज़र थी। उसकी पूरी टीम एक एक पल की खबर उसे दे रही थी, जिसके तहत अमदाद बलूच उनकी नज़रों में आ गया था। एजेंट अनस चाहता था
कि अब कोई बेरूपिया बनकर उसकी गैंग का हिस्सा बन जाए ताकि उसका मकसद समझ सके। दहशतगर्द का तस्वुर करते ही हमारे दिमाग में खाका सा बन जाता है जिसमें एक शख्स शलवार सूट में चेहरे पर दाढ़ी सजाए हाथ में बड़ी सी गन पकड़े नजर आता है। मगर दर हकीकत हर दहशतगर्द ऐसा नहीं होता। हकीकत में कोई एमबीए का स्टूडेंट दहशतगर्द निकलता है तो कोई बिजनेस टाइकून, कभी कोई मारूफ सियासी शख्सियत, तो कभी कोई एमबीबीएस की तलवा। अगर जासूस रूप बदलते हैं तो ये भी उनसे कम नहीं होते। अगर कोई शख्स दहशतगर्द तंजीमों को पैसे फराहम करके, असला देकर, तरबीती स्कूल बनवा कर दे रहा है तो वो भी दहशतगर्द है। उसकी मिसाल मिनहाज इसहाक और अमदाद बलोच हैं, जो ये तखरीबी कार्रवाइयाँ खुद तो नहीं करते, मगर एक वसी हल्के को उससे मावर कर रखा है, जो उनके एक इशारे पर तैयार हो जाते हैं। यहाँ जो 11 इदारे बनाए थे दहशतगर्दी की तरगीब देने को, वो कहाँ हैं? अमदाद बलोच ने हुक्के के धुएं बलूचिस्तान की फिजाओं के सपुर्द कर दिया। छोटे से अड्डे पर बैठा था वो। उसके साथ बैठा शख्स दुश्मनी पाकिस्तान के एक बड़े गिरोह का सरबराह था, जिसकी मदद एक अरसे से टेक करता आया था और कई बार अपनी पसंद की जगहों पर ब्लास्ट भी करवा चुका था। जाहिर है, टेक से रब्ता मतलब मिनहाज से रब्ता। कुछ महीनों पहले कराची के एक जामिया में ब्लास्ट करना था, जिसके लिए हमारे तरगीबी स्कूल से चंद बच्चों को चुना था। फिर हुआ यूं कि फौज को उसकी खबर हो गई, तभी सब तबाह हो गए। वो पान की चारपाई पर चित लेटा बोल रहा था। आसपास लोग नौशावर अशिया का इस्तेमाल करते उससे बेगाना हुए पड़े थे। तुम कराची में भी ये कार्रवाइयां करते हो? अमदाद बलोच ने उसकी जानिब देखा, जो ढाबे नुमा उस जगह की छत को घूर रहा था। नहीं यारा, वो तो एक साहब है, बड़ा बंदा है। भाई उसी के एक बंदे का हमसे राब्ता था, वही आता है बच्चे लेने। अरसा हो गया अब नहीं आया। उससे अमदाद बलोच की पुरसोच चेहरे की जानिब देखा। उसका कोई पता वता मिलेगा? हाँ, उससे सवाल करते ही हुक्के की नाली मुंह में उड़स ली। मैं पता करता हूँ कि मामला क्या है। जहां तक मुझे लगता है, वो अब इस्लाम दुश्मन नासिर के मदद से दरसगाहों को निशाना बना रहा है। अभी 7 पर हमला हो चुका है, उसके बाद 3 और छोटे मोटे दरसगाहें दहशतगर्दी का निशाना बनी है। बाहुदा, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। वो दोनों हाथ ऊपर को उठाता बोला। हम्म, तुम उस साहब का नाम बता सकते हो? उसकी निगाहें मुकाबिल के चेहरे पर आए तसव्वुर और घबराहट को पहचान गई थी। अरे अरे, माड़ा मरवाएगा क्या? वो झटके से उठ बैठा, आसपास इस अंदाज से नजर दौड़ाई जैसे कोई सुन ना रहा हो। फिर खिसक कर अमदाद बलोच के करीब हो लिया। उस साहब का नाम नहीं पता, बस एमाज सुना है। 2-3 बार खबरों में भी आया है कि फौज का बंदे मारता है। जो भी उसके खिलाफ काम करता है वो बचता नहीं। बड़ा खतरनाक बंदा है। अमेरिका की सियासी तंजीमों के बंदे उसे सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के भी कुछ सियासी लोग उसके हक में बोलते हैं, और शायद सऊदीया में रहता है। फौज उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही, और बगैर सबूत के उसे मारा नहीं जा सकता। उसके खिलाफ बात करते हैं तो सियासत में हलचल मच जाती है, और सियासी लीडर्स अवाम को फौज के खिलाफ भड़काती है। फिर ये बंदे ISI मुर्दाबाद, फौज मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। वो सरगोशी में बोल रहा था। तुम्हें जब इतना पता है तो उससे किसी तरह राब्ता करवा दो। वो अंदर से हिचकोले खा रहा था, मगर मुकाबिल से मुकम्मल इत्मीनान से मुखातिब था। तुम क्यों करता है हम सब की मदद? तुम्हारा क्या दुश्मनी है इस मुल्क से? अमदाद बलोच ने धुआं छोड़ा, जिसके चले दूर दूर तक उड़ रहे थे। फिजा में आलूदगी बढ़ने लगी और कहा। पाकिस्तान की पैदाइश से चलती दुश्मनी निभा रहा हूं। वो बड़बड़ाया। रस्सी सामने रेतीली जमीन पर जमी थी। उन नसों से लपकते शोले वो ना देख सका था। पता नहीं क्या बोलता है तुम। उसकी बड़बड़ाहट को नजरअंदाज करता गुनगुनाता हुआ लेट गया। वो फाइल स्टडी कर रही थी, जो एक आई स्पेशलिस्ट के लिए की गई थी। इसमें वो तमाम तरकीबें मौजूद थीं जिससे आप किसी को भी अपने अंधेपन का यकीन दिला सकते हो। उसको पढ़ने के बाद वो कोशिश कर रही थी। आईपॉल की मूवमेंट एक मुश्किल मरहला था, जिसके लिए उसे मुसलसल 2 घंटे लगे थे प्रैक्टिस को। अब तो गर्दन में बल आने लगा था। वो मिरर के आगे से हट गई। कमरा बहुत कुशादा और साफ सुथरा और वेल फर्निश था। उससे कल जाना था, मंसूबे के तहत मिनाज इसहाक से मिलने। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल अजीब सा खालीपन महसूस कर रहा था। उदासी सी छाई थी, जैसे काली घटा छा गई हो। आपने कुछ खाया क्यों नहीं? वो और उसका साथी रात का खाना भी खा चुके थे, मगर वो जब से आई थी, मेजर राज की तल्ख कलामी के बाद से बस अपनी तैयारी में मगन थी। टाइगर अब तक तो उसकी आदत से वाकिफ हो चुका था। वो नाराज हो या खफा, वो खाना छोड़ देती थी। एक दिन खाना न खाने से हम मर नहीं जाएंगे। वो अलमारी में चेहरा दिए खड़ी थी। कैप्टन नीलम,
हमें एक साथ काम करना है। इससे ज़रूरी है कि हम आपसी मामलात को मिशन के ख़त्म होने तक ना छेड़ें। वो समझाने के अंदाज से बोला। अजीब शख्स था। दोपहर वाली तलखी का उसके लहजे में हल्का सा भी अंसर मौजूद ना था। हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं है टाइगर, जो है मेरी तरफ से है। वो उसकी जानी मुड़ती बोली। मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। उसने नागवारी से कहा। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अल्फाज का चुनाव इतना ज़बरदस्त था, मेरा दिल तो अश कर उठा। कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी आपने। ये तो तय था कि वो मेजराज की बात को कभी नहीं समझेगी। टाइगर कुछ भी कहे बगैर उसके रूम से निकल गया। वो 2 मिनट बाद फिर से आया था। नीलम शर्ट हाथ में थामे बेटे किनारे बैठी थी। पहले डिनर करें, फिर झगड़ लीजिएगा आप। वो खाने की ट्रे बेड के तकरीबन दरमियान में रखते बोला। दिमाग नहीं खराब हमारा कि आप जैसे फीलिंगलेस इंसान से लड़े। मतलब बात वहीं आ ठहरी थी। क्या चाहती हैं आप? सॉरी करूँ? वो पंजों के बल नीचे कारपेट पर बैठकर उसके हाथ से शर्ट खींचता पूछने लगा। वो जानता था नीलम इब्रार को कैसे ट्रीट करना है। उसका ये चेहरा बनावटी था। असल तो वो था जो दोपहर में नीलम की जात का खुलासा कर रहा था। मगर कई बार होता है हम अदाकारी करते करते हकीकत में उस किरदार का रंग अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। हमें वापस जाना है, वो इत्मीनान से बोलती। टाइगर का दिमाग घुमा चुकी थी। तुम्हारी मर्जी चल रही है। ड्रामा समझ रखा है तुमने। 3 महीने तुम पर दिमाग खराब करता रहा हूँ मैं, और तुम कह रही हो वापस जाना है। कहा था मैंने, तुम लायक नहीं हो इस काम के, इस मिशन के। ये काम आला ज़र्फ लोग ही कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे खुदगर्ज नहीं। आर्मी चीफ से, ब्रिगेडियर अतिकुलदीन से, डायरेक्टर जनरल सबसे कहा था कि ये लड़की नहीं है भरोसे के काबिल। इससे एक्सपेक्टेशंस मत रखें, मगर कोई मेरी बात सुने तब ना। वो आईएसआई से ताल्लुक़ रखता था। बर्दाश्त और सब्र उसमें कूट-कूट के भरा हुआ था। दूसरी खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स उनमें बैठकर खा रहे होते हैं और ये बर्दाश्त से काम लेते हैं और सही मौके पर वार करते हैं। मगर ये नीलम इब्रार थी, जिसके बारे में वो खुद कहता था कि उसमें लोगों को हिप्नोटाइज़ करने की सलाहियत है, उनके मूड बदलने की भी। हम ये काम कर सकते हैं और हम आपको करके दिखाएँगे। आपने कहा था कि हम गन तक नहीं चला सकते। कॉकरोच से डरने वाली लड़की ने आपको करके दिखाया। और हम इस मिशन को भी पूरा करके दिखाएंगे। आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं क्या? बिला वजह सबने सर चढ़ा रखा है। टाइगर, असल में तो गिरगिट है आप, गिरगिट। अब जो ओल्ड फुल मुंह में आ रहा था वो बोली जा रही थी। मेजराज का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रैक्टिस कर ली है हमने। वो टेबल तक गई और फाइल उठाकर मेजराज को पकड़ाने लगी। उससे फाइल झपटने के अंदाज से पकड़ी थी। जबड़े भींचे गुस्सेली निगाह उसके मगरूर चेहरे पर डालकर थप थप करता निकल गया। दरवाज़ा उतनी ही जोर से मारा था जितनी नीलम को उससे तवक्का थी। बदतमीज इंसान। वो छलांग मारकर बेड पर चढ़ी और खाने से इंसाफ करने लगी। एक आदत उसमें थी, अगर जवाब न देती तो आंसू बहा लेती, अगर जवाब दे देती तो बेफिक्र हो जाती, जैसे अगले बंदे ने कुछ कहा ही ना हो। मैंने सही अंदाज़ा लगाया था। ब्लैक स्टार के हाथ बहुत लंबे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि दहशतगर्दी का कोई मंसूबाबंदी हो और ब्लैक स्टार उसमें हिस्सा ना ले? बलूचिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम के कारकुनों से राब्ते सावर किए हैं मैंने। उनकी रहनुमा तक ने यही कहा है कि ब्लैक स्टार उनकी मदद करता है और बदले में अपनी मनपसंद जगह पर बम ब्लास्ट करवाता है। कमरे में तिरछी बढ़ती जा रही थी। सडोल जिस्म, ताकतवर बाजुओं के साथ वो कोई पहलवान दिखाई देता था। क्लीन शेव्ड गंदमी रंगत पेट के बल बेड पर लेटा, सामने लैपटॉप रखे हुए था, जिसकी रोशनी कमरे की तारीकी को कुछ कम कर रही थी। वो सिर्फ ट्राउजर पहने था। उसकी कमर पर चंद लंबे लंबे निशानात थे। हम्म, तो फिर क्या सोचा है तुमने? वायरलेस से एक भारी मर्दाना आवाज़ उभरी। वो कमर के बल लेट गया। चेहरा अब छत की जानिब उठा हुआ था। उसके सीने और गर्दन के दरमियान मौजूद उभार पे गोली का निशान था। जला हुआ कोल दायरा। ब्लैक स्टार से राब्ता और क्या? उससे बताया। तो फिर मैं रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही कर दूं? दूसरी जानिब से सवाल किया गया। हाँ, कर दो। मुझे लगता है कि अंडरवर्ल्ड में मौजूद हमारे बंदे अब ब्लैक स्टार पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे वो पाकिस्तान का खैर हुआ नहीं लगता। है, उसका फैसला तो एजेंसी करेगी। दूसरी जानिब से जवाब आया। तुम क्यों नहीं मिल रहे ब्लैक स्टार से? तुम्हें नहीं लगता ये वक्त बेस्ट है, जब उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं? वो तजवीज़ पेश कर रहा था। ईगल की वजह से मैं उसकी नज़रों में खटकने लगा था। बहुत मुश्किल से साबित किया कि मैं आईएसआई का बंदा नहीं हूँ, और अपना बदला भी खूब लिया है। ईगल को जलील करवा के निकलवाया है एमास प्लाजा से। आखिरी जुमले पर उसकी आवाज़ पुरजोश सी थी। तुम्हें क्या लगता है ईगल आईएसआई का बंदा था? उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर हरब के कत्ल में उसका ही हाथ है।
दूसरी जानी मौजूद शख्स से आवाज़ में अब गुस्सा शामिल था। कमीने पाकिस्तानी हमारी ज़मीन छीनकर हम पर ही हथियार चलाते हैं। वो दांत पीसता बोला। मैं भी बदला लिए बगैर खामोश नहीं बैठूंगा। उन्होंने हमारा एक साथी मारा है, हम उनका पूरा खित्ता तबाह कर डालेंगे। मुकाबिल पुरज़्ज़म था। ज़रूर। उससे मुट्ठी दबाते हुए अपने साथ का ऐलान किया। आप तैयार हैं? टाइगर ने खूब अंधेरे में दरख्त की ओट में खड़ी नीलम से पूछा। उससे वायरलेस संवाद डिवाइस के थ्रू उससे रब्ता किया था। ग्रुप के मेंबर्स भी M2 कोड के ज़रिए उसकी निगरानी में थे और उसका ग्रुप के सिवा रब्ता कर सकते थे। इस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट की गई थी कि रब्ते के दौरान आसपास के बाकी तमाम फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रैक्ट कर दी जाती थी ताकि लोकेशन न ट्रेस की जा सके। दरअसल ग्लोबल टेलीकॉम नेटवर्क के सिग्नल सिस्टम, जैसे SS7 कहते हैं, उसके ज़रिए आप किसी भी नंबर पर भेजी जाने वाली ईमेल्स, SMS, कॉल्स, रिकॉर्डिंग्स, फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, यहाँ तक कि पूरा स्मार्टफ़ोन का डेटा हैक कर सकते हैं। उसके साथ-साथ उस शख्स के मुकाम का भी पता लगाया जा सकता है। एमाज से तो इतनी तवक्का नहीं थी क्योंकि वो ज़ोरे बाजू पर काम करने वाला था, मुख पर छोड़ने वाला, मगर टाइगर खौतरा शाकिर और मैवरिक से था। वो जानता था कि ये बंदे रॉ और CIA से का ताल्लुक़ रखते हैं। पता नहीं ये उसका जुनून था या मुशाहिदा या तजुर्बा कि वो बंदा देखकर ही उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेता था, क्योंकि मैवरिक के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिला था, मगर उसे अपनी इस ज़हानत पर पूरा यकीन था। पिछली बार वो सिर्फ एमआरस के लिए मैदान में उतरा था, कम वसाइल और कारकुनों के साथ, मगर इस बार मिशन में 300 से ज़ायद एजेंट्स और आर्मी ऑफिसर्स थे जो बलूचिस्तान, कराची, अमेरिका, सऊदीया, अफगानिस्तान में भेस बदले अपने अपने कामों पर पूरी हिम्मत, जोश और जज्बे से जुटे थे। पिछली बार उसके 4 साथी शहादत हासिल कर चुके थे। अब ना जाने कितनों की बारी थी, मगर वो बेफिक्र थे। सर धड़ की बातें लगाकर भी उस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था, वो भी कम से कम वक्त में। ये सड़क बहुत सुनसान थी। रात मगरिब का वक्त, आसपास रख्तों का झुंड, मंजर कुछ खौफनाक भी था। वो बस इस बात से खौफजदा थी कि कुछ गलत ना हो जाए। जीन्स के साथ डार्क ब्लू शर्ट पहने, गले में नेवी ब्लू स्टॉलर डाले, वो नंगे पैर थी। बाल भी कुछ बिखरे उलझे थे, शर्ट पर मट्टी लगी थी और शिकन-ओ-लूत भी थी। कैप्टन नीलम, बी ब्रेव, यू कैन डू इट। कैप्टन हमजा ने उसे पानी की बोतल पकड़ाते दिलासा दिया। यस आई कैन। उससे बोतल थामते पानी के चंद घूंट भरे, अल्लाह का नाम लिया और लंबी सांस ली। टाइगर ने सिग्नल दिया। सामने से कार आती दिखाई दे रही थी। ड्राइवर मुस्तैदी से ड्राइविंग में मगन था जब एक लड़की जंगल की जानिब से भागती हुई आई और कार बोनट से टकराई थी। उसके पीछे भागता लड़का उसे बेसुध पड़ा देखकर वापस पेड़ों में गुम हो गया। कार के झटके से रुकने पर स्मार्टफोन में मगन मिनाज मंजिल में वापस लौटा। उसके पीछे सिक्योरिटी कार्ड्स भी ब्रेक लगा चुकी थी। यही नहीं, बल्कि उसके कार्ड्स भी अपने मखसूस हुलिये और अंदाज में नीचे उतर आए थे। क्या हुआ? वो कार डोर खोलता बाहर निकला। सर, लड़की के माथे पर लगी है। एक गार्ड ने नीलम को बाजू से पकड़कर सीधा करते कहा। मिनाज ने आंखें आते लड़की के चेहरे पर नजर दौड़ाई तो गोया पूरा जिस्म आंख बन गया। ये चेहरा क्यों उसके आसपास भटक कर भी दायरा खसार से दूर रहता था, तकसीर से दूर। वो मेकान के अंदाज से आगे बढ़ा। वही बाल, वही खदोहाल, 19-20 का भी फर्क नहीं था। उसकी जान गुलाफी आंखों में सिमटने लगी। हटो। दूर दूर का रिगार्ड्स को भी उससे मजीद दूर कर दिया। कुछ तो पीठ किए राइफल्स जंगल की जानिब ताने खड़े थे। उठो मलिका। उसके मुंह से ये खिताब बेख्तियारी में ही अदा हुआ था। कार का दरवाजा खोलो। उसने नीलम को अपने बाजू में उठा लिया। आर्मी की सख्त ट्रेनिंग इंसान का स्टेमिना बढ़ा देती है। सर पर लगे जख्म के बावजूद वो होश में थी। मिनाज ने मौका ही नहीं दिया था, वरना मंसूबे के तहत उसे कुछ देर में उठ जाना था। उसके लम्स पर वो चल उठी थी और अपनी गलती पर दिल ही दिल में खुद को लानत मलामत भी की। जल्दी चलाओ। उससे कार की पिछली सीट पर लिटाकर वो फ्रंट सीट पर बैठा बोला था।